So let's start. The syllabus code for biology is 9700 and you'll be appearing for your AS Bio exam in May June 2022. The syllabus is here. जो ऊपर वाला half of the screen है ना जो तुम्हें first 11 chapters आ रहे हैं नजर आ रहे हैं, these are the chapters that you'll be doing for your AS Bio course, and the chapters include cell structure, biological molecules, enzymes, cell membrane and transport. अब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमने पहले सुनी भी नहीं होती. सेल स्ट्रक्चर भी तुमने पहले सुना होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का भी तुम्हें पता होता है, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स, एंजाइम्स भी तुमने सुने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी तुमने सुना होता है. तो कोई नई चीज़ नहीं तुम यहाँ सुन रहे हो, बस डिफरेंस ये होगा कि जिस डेप्थ पे तुम ये टॉपिक्स ओ लेवल में पढ़ते थे ना, उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में तुम यहाँ एएस लेवल में पढ़े होगे. इट विल बी मच मोर देन व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर ओ लेवल्स. इनफैक्ट जैसे तुमने सेल मेम्ब्रेन में ओ लेवल्स में सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा होगा, लाइक it says a selectively permeable membrane which controls the entry and exit of molecules across the cell membrane, like across the surface. तो आपके पास आपने और कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ी होंगी. तो now in AS you have an entire chapter on cell membrane and transport. ये transport क्या है? This is not ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइक डजंट इंक्लूड द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स वगैरह. ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आती हैं. देयर आर मोर प्रोसेसेस टू जो तुमने ओरियोज में नहीं पढ़ी वो भी तुम इसमें पढ़ रहे होगे. द फिफ्थ चैप्टर डील्स विद माइटोटिक सेल साइकिल. इसमें तुम माइटोसिस और थोड़ा बहुत मेयोसिस पढ़ोगे अलॉन्ग विद अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जिससे ट्यूमर्स बनते हैं. यूल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट इन द सिक्स चैप्टर अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? तुमने नाम जरूर सुना होगा, डीएनए, आरएनए. They are examples of nucleic acids. DNA is deoxyribonucleic acid ना, and RNA is ribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो डीएनए आरएनए होते हैं, और ये दोनों यूज होते हैं इन क्या नाम है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. वी विल सी हाउ दैट हैपेंस लेटर ऑन. तो ये जो सिक्स चैप्टर है वो न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में होगा. देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. इस चैप्टर में तुम वो पढ़ोगे यार, तुमने जाइलम फ्लोएम नहीं पढ़ा था, लाइक वो तुमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा होगा अपने लेवल्स में. यहाँ पर तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे रिगार्डिंग द जाइलम एंड द फ्लोएम. फिर ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स आएगा एज योर एथ चैप्टर. इन दिस विल बी स्टडिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें तुम ब्लड वेसल्स पढ़ोगे, लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ोगे, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, हाउ द हार्ट बीट्स वो तुम पढ़ोगे, लाइक सो ऑल ऑफ दैट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स. फिर गैस एक्सचेंज आएगा जिसमें तुम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम अपटेक करते हैं, ऑक्सीजन का अपटेक जो होता है फ्रॉम द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, गैस एक्सचेंज के बारे में. यू ऑल्सो स्टडी अबाउट हाउ स्मोकिंग अफेक्ट्स योर गैस एक्सचेंज सिस्टम. तो लाइक निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक में होता है ना, अलॉन्ग विद कार्सिनोजेंस, हाउ दैट अफेक्ट्स योर गैस एक्सचेंज सिस्टम एंड योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो तुम गैस एक्सचेंज में पढ़ रहे होगे. इन्फेक्शियस डिजीज के चैप्टर में तुम 6 इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ोगे, इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस. आई थिंक तुम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस पहले सुना होगा. मलेरिया, आई थिंक मलेरिया तुमने पहले सुना होगा. फिर एड्स पढ़ोगे. आई एम प्रीटी श्योर एड्स थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ते हो एसटीडीज में, इन योर लेवल्स, लाइक. एंड देन बी स्टडिंग अबाउट मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स, जो तुमने शायद बीमारियों के नाम सुने हो बट तुम्हें इतना इनके बारे में पता ना हो. तो इन्फेक्शियस डिजीज में हम ये 6 इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे अलॉन्ग विद अ सबसेक्शन ऑन एंटीबायोटिक्स. और फिर जो लास्ट चैप्टर होगा वो रिगार्डिंग क्या होगा, वो रिगार्डिंग इम्यूनिटी होगा. तो ये जो 11 चैप्टर्स हैं दे मेक अप योर एएस बायो कोर्स. और मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि ये जो 11 चैप्टर्स हैं वो किस तरह जो है वो टेस्ट होते हैं इन द पेपर, विच पेपर्स विल यू बी अपेयरिंग फॉर एट द एंड ऑफ एएस. जो बाकी तुम्हें नजर आ रहे हैं ना यहाँ 8 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 12 टू चैप्टर 19, ये तुम A2 में पढ़ोगे, ठीक है. दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी डीलिंग विद एज पार्ट ऑफ A2 कोर्स. बट एक चीज अपने जहन में प्लीज रखो, जब आप एएस का पेपर दे देंगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एएस आप भूल जाएंगे. वाई? बिकॉज जब आप A2 का पेपर देंगे ना, लाइक A2 बायो का जब आप पेपर देंगे, तो उस A2 बायो के पेपर में AS का कंटेंट भी आ सकता है, लाइक. सो यू हैव टू नो बोथ AS एंड A2 का कंटेंट फॉर पेपर्स दैट यू विल बी अपेयरिंग फॉर इन A2s. AS के अंदर सिर्फ AS की चीज़ें आएंगी, बट A2 के जब आप पेपर्स देंगे तो उसमें AS और A2 दोनों की चीज़ें आ सकती हैं. तो आपको जो है वो अपने जहन में रखें, जो आप एएस में चीज़ें पढ़ रहे होंगे ये आपको कम से कम 2 साल तक अपने जहन में रखनी होंगी. समझ में आ गई? एएस पेपर देने के बाद भूल नहीं जाना, लाइक तुम्हें अपनी वो जो एएस की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो A2 के लिए भी चाहिए होती है. तो प्लीज़ अपने जहन में ये रखना, शुरू से ही पहले दिन से ही तुम्हारे जहन में ये होगा ना, तो यू विल कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि 1 साल बाद इन टॉपिक से छुटकारा नहीं मिल जाएगा. यू विल नीड दीज टॉपिक्स टू appear for your papers in A2s as well. तो A2s में आप ये सब तो हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे, और बाकी चीज़ें आप खुद रिवाइज करेंगे as part of your previous content जो आपने एएस में किया होगा before you sit for your papers in A2s. अब मैं तुम्हें बताता हूँ पेपर्स कौन कौन से होते हैं. जो तुम्हें लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में नजर आए ना, पेपर 1 2 3, ये तुम एएस में दोगे. जो पेपर 4 पेपर 5 नजर आ रहे हैं ये तुम A2 में दोगे.
तो इनके बारे में तो मैं A2 में बात करूंगा, लेट्स फॉरगेट दिस फॉर नाउ। अभी जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में बात करूंगा। पेपर 1 जो होता है वो MCQ एग्जाम होता है, जस्ट लाइक द MCQ एग्जाम दैट यू हैड इन योर O levels टू। आई डोंट टीच O levels बाय द वे, लाइक तो मैं O levels पढ़ाता नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें O levels की नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ कि तुम उसमें क्या क्या पढ़ते हो। तो जहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ ना कि नहीं सर हम ये नहीं पढ़ते, तो मुझे बता देना है। अक्सर मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद तुमने पढ़ा होगा फला चीज़, मतलब कि वो ऐसी चीज़ होती है जो जो हर साल मैं पूछता हूँ तो हर साल बच्चों ने पढ़ी होती है। तो अनलेस सिलेबस चेंज हुआ हो तो तुमने नहीं पढ़ी होगी, वरना अगर सिलेबस वही होगा तो आई एम प्रीटी श्योर जो जो पिछले सालों में बच्चे मुझे बताते हैं कि ये वो लेवल में होता है, तुमने भी वो चीज़ें पढ़ी होंगी। सो इट्स अ मल्टीपल चॉइस पेपर। जो पेपर 1 होता है, इट हैज़ 40 MCQs, ईच MCQ हैज़ अ वर्थ ऑफ 1 मार्क। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स होते हैं। द टोटल टाइम दैट यू हैव इज 1 hour 15 minutes। ये तुम्हारे साल से 1 hour 15 minutes हुआ है। पहले जो है ना, ये टाइम अलॉटेड जो होता था वो 1 hour होता था। यानी अभी जो बच्चे जून में एग्ज़ाम में, खैर पाकिस्तान में तो एग्ज़ाम हुए नहीं जून में, लाइक नवंबर में जो अभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे ना, लाइक AS के बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उनका जो पेपर होगा वो 1 hour का होगा MCQ। तुम्हारा पेपर 1 hour का नहीं होगा, तुम्हारा पेपर 1 hour 15 minutes का होगा। नंबर ऑफ MCQs चेंज नहीं हुए हैं, वो 40 हैं। द टोटल मार्क्स आर ऑल्सो 40, बस ये जो टाइम अलॉटेड है ना वो अब 1 hour 15 minutes हो गया है। द टोटल वेटेज ऑफ दिस पेपर इज 31%। पेपर 1 का जो वेटेज होता है वो 31% होता है ऑफ द इंटायर AS लेवल। अगर तुम AS लेवल को 100% लो तो उसमें से 31% जो है वो पेपर 1 का वेटेज होगा। पेपर 2 जो होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पेपर। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 10 मार्क का, वो लेट्स से 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट 2 मार्क का है, एक पार्ट दो दूसरा पार्ट 2 मार्क का है, फिर तीसरा पार्ट 3 मार्क का है और चौथा पार्ट 3 मार्क। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वी कॉल दोस क्वेश्चंस एज structured questions. So these are those questions which are subdivided into multiple parts. Multiple what? Parts. We call such questions as structured questions. All questions are mandatory. आपको सारे questions करने होते हैं, and the total worth of all of these questions combined together is what? That is 60 marks. So there are 60 marks allocated to structured questions that you have. ये कितने होते हैं? These could be, the number of questions vary from paper to paper because total marks हमेशा 60 रहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े हों और सिर्फ 4 क्वेश्चन हो सकता है 5 हो सकता है इवन 6 हों। तो नॉर्मली लाइक 4 to 6 क्वेश्चन होते हैं, लाइक, but the total worth of all of those questions combined together will always be equal to what? 60 marks. You have again 1 hour 15 minutes for paper 2 as well, just like paper 1। आपके पास पेपर 2 के लिए भी 1 hour 15 minutes होते हैं। जो टोटल वेटेज होती है इस पेपर की वो 46% होती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंटायर AS लेवल। ठीक है, तो आप पेपर 2 और पेपर 1 अगर इनकी वेटेज ऐड करें ना, 46 प्लस 31, दैट एड्स अप टू 77%। अगर आप P1 P2 अच्छा करके आ जाएंगे ना, लाइक, तो पेपर 3 कांट पुल योर ग्रेड डाउन टू बाय अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। आप पेपर 1 पेपर 2 अच्छा करके आए हैं, लाइक बहुत अच्छा करके आ गए हैं, तो B से नीचे आपका ग्रेड नहीं आ सकता, बेशक आप पेपर 3 में फेल भी हो जाएं। जनरली तो अगर आप पेपर 1 पेपर 2 अच्छा करके आ जाएंगे ना बहुत, तो लाइक मोस्ट लाइकली आपका A ही बनेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ पेपर 3 में क्या करके आए। बट खाली तो कोई नहीं छोड़ के आता ना, थोड़ा बहुत तो पेपर 3 सभी कर लेते हैं। So generally, if you have done P1 and P2 very well, and that is only possible if you have prepared very well throughout the year, तो आपका ग्रेड भी जनरली क्या आता है, बहुत अच्छा आता है। सही है। सो आप पेपर 1 पेपर 2 पे बहुत मेहनत करेंगे, लाइक दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ योर एफर्ट शुड बी फोकस थ्रू आउट द ईयर। जो पेपर 3 होता है दैट्स एन एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स पेपर, लाइक रिमेंबर द पेपर टेस्ट्स योर practical skills, and you can't learn skills online. You understand that? Like, there's no way that you can become good at practicals just by looking at videos। तो प्रैक्टिकल स्किल्स का जो पेपर होता है उसको एस करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि लैब वर्क हो। तो जब स्कूल्स हैं और जितने स्कूल्स खुलेंगे, जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगी लैब अटेंड करने की, डोंट मिस आउट ऑन दैट। डोंट जस्ट सिट एट होम बिकॉज ऑफ कंफर्ट के यार चलो ऑनलाइन ही ले लेंगे, छोड़ो लैब खोल ले। तो अगर स्कूल हमारे अच्छे खासे खुले इस साल और लैब्स हुए तो डोंट मिस आउट ऑन लैब्स। आप लर्निंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं जो पेपर 1 पेपर 2 की होती है, बट लाइक जो थ्योरेटिकल जो कंटेंट होता है, बट प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए लैब का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी सीडर हैज़। ठीक है। सो पेपर 3 का याद रखो, लाइक इट्स अ प्रैक्टिकल स्किल्स पेपर। जो आपके पास टोटल ड्यूरेशन होती है पेपर 3 के लिए दैट इज़ 2 आवर्स। सबसे ज़्यादा टाइम आपको पेपर 3 के लिए दिया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट वी हैव आर 40 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी वेरिएबल, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। यू गेट ईदर 2 और 3 क्वेश्चंस इन पेपर 3। और जब तुम क्लासेस में जाओगे तो तुम पेपर 3 का कंटेंट देखोगे। पेपर 3 के डिफरेंट टीचर होते हैं। आई डोंट टीच पेपर 3, आई विल ओनली बी टीचिंग यू P1 and P2 in classes। paper 3 ke you will have a different lab teacher, okay? And the total weightage for paper 3 is 23%। तो अब आप तो
Okay, just to repeat के पेपर 3 में basically क्या क्या होता है. पेपर 3 is a practical skill exam. Please remember that it's for 2 hours. You have 40 marks assigned for this paper and the total weight is 23%. अगर आप ये सारी weightages अब ऐड करेंगे 31, 46 and 23, this will add up to what? Add up to 100%. So अपने आप जहन में रखें, आप जो पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं वो आप इन 3 पेपर्स को अपेयर होने के लिए पढ़ रहे हैं at the end of the academic year in May June 2022. So now let's start with the first chapter in your course, which is cell structure. आज जो हम ज़्यादातर चीज़ें करेंगे वो तुम्हारे लिए नई नहीं होंगी, बिकॉज तुमने ये ऑलरेडी भी थोड़ी बहुत किया होगा. बस थोड़ी सी चीज़ें नहीं होंगी, लाइक वो तुम्हें आइडिया हो जाएगा जब हम ये पढ़ रहे होंगे. So let's start with defining what is magnification and what are units of measurement. जब आप term magnification define करते हैं, is defined as what? Magnification is defined as the ratio of the image size. इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, to the actual size. ठीक है. So you define magnification as what? As the ratio of the image size to the actual size. Magnification को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और ये जो रेशियो होता है ना, इसको आप एक एक्सप्रेशन के थ्रू भी बता सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू इमेज अपॉन द एक्चुअल साइज. बट ये एक चीज़ का ख्याल रखना होता है आपको कि ये जो इमेज साइज और जो एक्चुअल साइज आपने दिए ना, इनके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम हो. अगर इमेज सेंटीमीटर में तो एक्चुअल भी सेंटीमीटर में हो, अगर इमेज माइक्रोमीटर में तो एक्चुअल भी माइक्रोमीटर में हो. तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम होने चाहिए, जो कि फिर आपस में कैंसिल कर जाते हैं. एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स. इट हैज व्हाट? इट हैज नो यूनिट्स. मैग्निफिकेशन जो होता है वो यूनिटलेस पैरामीटर होता है. और उसके यूनिट्स क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ये जो दोनों डायमेंशन आप लेते हैं ना, इनके यूनिट्स आपस में क्या कर जाते हैं? कैंसिल कर जाते हैं. लाइक नाउ फॉर मैग्निफिकेशन, फॉर कैलकुलेशन रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन, it's important कि आपको पता हो how to convert one unit of measurement to another unit of measurement. So in order to understand conversion of one unit of measurement into another, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि units of measurement क्या होते हैं. ये क्या फारसी लिखी है सर ने? तो units of measurement ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू दी सेंटीमीटर में, या आपने कोई वैल्यू लिखी मिलीमीटर में, या आपने कोई वैल्यू लिखी माइक्रोमीटर में, या आपने कोई वैल्यू लिखी नैनोमीटर में. इन वैल्यूज की जो होती है ना, ये जो यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है, बिकॉज वी मेजर थिंग्स इन दीज यूनिट्स. कि इतने सेंटीमीटर थी, या इतने मिलीमीटर थी, या इतने माइक्रोमीटर थी, या इतने नैनोमीटर थी. तो जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं ना, वो बेसिकली ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर को कहा जाता है. ठीक है, अपने ज़हन में रखो, इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं. आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ना यार, एक वैल्यू है सेंटीमीटर में, उसको मिलीमीटर में लिखो, माइक्रोमीटर में लिखो, नैनोमीटर में लिखो, तो आपको ये बहुत प्रिसाइजली आना चाहिए. लाइक आप इसमें चीते होने चाहिए, लाइक इस इंटर कन्वर्जन के अंदर. एंड लाइकवाइज अगर मैं बोलूँ नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में लिखो, या माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में लिखो, इनको आपस में इंटर कन्वर्जन आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए. लाइक नॉर्मली ये जो दो है ना आपके पास यूनिट, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये इमेज साइजेस के लिए यूज किए जाते हैं. बिकॉज इमेज साइज जो होता है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आप नॉर्मली मेजर करते हैं ना, रूलर से जो आप खुद मेजर करते हैं, वो इमेज साइज होता है. लाइक जो एक्चुअल साइज होता है ना बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के, सेल्स के, या सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स हैं उनके, वो छोटे साइज होते हैं, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर होते हैं. तो नॉर्मली एग्जाम के अंदर जब भी तुम इमेज साइजेस लिखोगे ना, लाइक तो वो इन दोनों यूनिट्स में लिखोगे, और जो एक्चुअल साइज लिखोगे वो अप्रोप्रिएट होता है कि तुम इन दोनों यूनिट्स में लिखो. इनकी इंटर कन्वर्जन में यू हैव टू बी रियली गुड. सो हाउ कैन यू लर्न द इंटर कन्वर्जन? एक नॉर्मली मैं हर साल जो है वो एक तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ हाउ टू रिमेंबर कि एक यूनिट दूसरे में किस तरह कन्वर्ट होता है. सो लेट्स ट्राई दैट. लाइक सो जब भी आप कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कर रहे होते हैं ना, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय व्हाट? बाय 10. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करें, 20 मिलीमीटर हो जाएगा. अगर 3 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करें, 30 मिलीमीटर हो जाएगा. अगर 0.2 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 2 मिलीमीटर हो जाएगा. तो कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में, अगर उसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करनी है, जस्ट मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय व्हाट? बाय 10. दैट्स हाउ यू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर. अगर आपको कोई वैल्यू मिलीमीटर से कन्वर्ट करनी है इनटू माइक्रोमीटर, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? बाय 1000, जिसको 10 रेज टू पावर 3 भी आप लिख सकते हैं. 1000 को आप 10 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 1000 होता है. सो लेट्स से अगर वैल्यू थी 3 मिलीमीटर,
और उसको मैंने तुम्हें बोला माइक्रोमीटर में लिखो तो वो 3000 माइक्रोमीटर हो जाएगी, या 4 मिलीमीटर तो 4000 माइक्रोमीटर हो जाएगी, या 5 मिलीमीटर तो 5000 माइक्रोमीटर हो जाएगी, एंड सो फोर्थ। इसी तरह जो है जब आप माइक्रोमीटर से जा रहे होते हैं नैनोमीटर में, नहीं तो अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, और अब मैं सिर्फ 10⁻³ लिख रहा हूँ। तो अपने ज़हन में रखो दैट व्हेन यू गो फ्रॉम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर टाइम्स 10, मिली टू माइक्रोमीटर टाइम्स 1000, एंड माइक्रो टू नैनोमीटर इज ऑल्सो व्हाट टाइम्स 1000। अब तुम्हारे जहन में सवाल चाहिए कि व्हाट इफ अगर जो है वो तुम्हें सेंटीमीटर से जाना हो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यार, 1 मिनट, लेट मी जस्ट, ताकि जगह बन जाए ऊपर। व्हाट इफ यू वांट टू गो फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू लेट्स से ऑल द वे टू माइक्रोमीटर, अगर आपको ये करना हो कि आपको जो है वो सेंटीमीटर से लेट्स से माइक्रोमीटर जाना हो, तब आप क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल होता है, वो और भी सिंपल होता है। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू माइक्रोमीटर, सो लेट्स से आपको यहाँ से जाना है टुवर्ड्स दिस, लेट्स से, ठीक है। तब आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई जो भी सेंटीमीटर में आपके पास वैल्यू है ना, यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय 10, एंड देन यू विल अगेन मल्टीप्लाई दैट बाय 1000, तो ये हो जाएगा 10,000। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई योर वैल्यू बाय व्हाट, बाय 10,000, जो कि क्या बन जाएगा, 10⁻⁴ बन जाएगा। तो लेट्स से अगर 2 सेंटीमीटर वैल्यू है तो 2 × 10,000 20,000 माइक्रोमीटर बन जाएगी। अगर 3 सेंट, और ये सबसे कॉमनली ना, लाइक मैं अक्सर जो है वो एग्जाम में जब कैलकुलेशन करता हूँ खुद, तो अक्सर सेंटीमीटर्स को मैं माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ मैग्निफिकेशन की जब कैलकुलेशन आती हैं, तो ये मैं सबसे कॉमनली खुद यूज़ करता हूँ। बट आप जो भी है, जो भी यूज़ करना हो भाई, आप बस उसमें चैंपियन होने चाहिए, आपको बस लॉजिक समझ में आनी चाहिए। सो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10,000 माइक्रोमीटर होते हैं, 2 सेंटीमीटर में 2 × 10,000 20,000 माइक्रोमीटर होंगे, 3 सेंटीमीटर में 3 × 10,000 30,000 माइक्रोमीटर होंगे, एंड सो फोर। तो जो भी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी होगी ना, उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइक्रोमीटर में। इसी तरह अगर तुम मुझसे पूछते कि सर अगर आप सेंटीमीटर से जाते हैं नैनोमीटर में, तब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सिंपल है, हम जो अगर सेंटीमीटर से ऑल द वे नैनोमीटर जा रहे हैं, तो टाइम्स 10 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000, तीनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम्स 10 टाइम्स 10⁻³ तो ये टोटल बन जाएगा 10⁻⁷। तो आपके पास जो भी ये वैल्यू होगी उसको आप 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी नैनोमीटर्स में। किस में आ जाएगी? नैनोमीटर्स में। सेंटीमीटर जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है एज कम्पेयर टू नैनोमीटर्स, ठीक है। तो जिस तरह हम यहाँ पे गए, छोटे यूनिट से हमने सॉरी बड़े यूनिट से हमने छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया ना, इस तरह रिवर्स भी पॉसिबल होता है। एंड हाउ डू यू डू दैट? बहुत सिंपल होता है। लाइक अगर मुझे नैनोमीटर से अब जाना है माइक्रोमीटर में, सिंपल था ना। अगर माइक्रो से नैनो जा रहा हूँ मैं, जब माइक्रो से नैनो जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहा हूँ ना, तो नैनो से जब माइक्रो जाऊंगा तो आई विल डिवाइड दिस बाय 1000, दिस विल बिकम डिवाइडेड बाय 10⁻³ अगर माइक्रो से आप मिलीमीटर जा रहे हैं तो अगेन दिस विल बिकम व्हाट, डिवाइडेड बाय 10⁻³ और अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, जो डिवाइड बाय 10⁻³ है थोड़ा सा अनकूल लगता है, तो उसको थोड़ा सा कूल दिखाने के लिए आप ये भी ले सकते हैं, इनटू 10⁻⁻³ इट विल बिकम द सेम थिंग, बिकॉज इनटू 10⁻⁻³ का मतलब होता है डिवाइड बाय 10⁻3, ठीक है। तो इफ यू वांट टू राइट दिस एज इनटू 10⁻⁻³ ये भी सही है, यहाँ पे भी इनटू 10⁻⁻³ और ये हो जाएगा इनटू 10⁻⁻1, even that is perfectly fine. So this is what we call as क्या नाम है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। प्लीज़ रिमेंबर ये दोनों यूनिट्स नॉर्मली इमेज साइजेस के लिए यूज़ होते हैं, और ये दोनों यूनिट्स जो होते हैं वो नॉर्मली एक्चुअल साइजेस के लिए यूज़ होते हैं। एंड इनके बीच में जो इंटर कन्वर्जन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब तुम में से कुछ मैथ के क्या कहते हैं उसके यार, थीटा टर्म होती है ना, थीटा, बहुत ज़्यादा चीते होते हैं मैथ्स के, वो बोलते हैं यार यार डेसीमीटर एंड द मीटर एंड द किलोमीटर, भाई इस साइज का नहीं होते सेल, समझ में आ गया ना। तो बायोलॉजी में वो वाले यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ नहीं किए जाते हैं, लाइक मीटर, या बहुत बड़ा यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर, या इससे ये बड़े यूनिट्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। नैनोमीटर से जो छोटे होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, पिकोमीटर, ईटा मीटर, लाइक, तो वो भी नॉर्मली यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ाए ये जाते हैं कि लाइक यू शुड बी कंफर्टेबल इंटर कन्वर्टिंग दीज पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। So again, just for reinforcement, magnification is defined as the ratio of the image size to the actual size. ये आपको formula दिया हुआ है। Magnification has no units, and while calculating magnification, always ensure that the image size and the actual size are taken in the same units of measurement. अगर आपने जो है वो actual size और image size के same units नहीं किए ना, तो आपके पास जो magnification का वैल्यू आएगा वो एरर वैल्यू होगा, वो सही वैल्यू नहीं होगा। दैट्स हाउ यू मेक ब्लंडर्स इन योर एग्जाम, कि आप यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं और कैंसिल कर देते हैं वैल्यूज़ को, और आपके पास गलत वैल्यू आ जाती है। सो मेक श्योर दैट दे आर इन द सेम
ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। दैट्स द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये मैं तुम्हें पीछे भी बताया था, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। लाइक सो सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर जा रहे होंगे टाइम्स 10, मिलीमीटर से जब आप माइक्रोमीटर जा रहे होंगे टाइम्स 1000, जब माइक्रो से नैनो जा रहे होंगे अगेन टाइम्स 1000। जब आप उल्टा आ रहे होंगे नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ विच इज़ द सेम एज डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। जब आप माइक्रोमीटर से मिलीमीटर जा रहे होंगे अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ फिर जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे होंगे इट विल बिकम व्हाट इनटू 10⁻⁻⁻1। सो दैट्स हाउ यू राइट द कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। प्लीज रिमेंबर उनकी इंटर कन्वर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए। ये एमसीक्यू में सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट, ये बहुत इजी पिकिंग्स होती हैं, सो यू डोंट रियली वांट टू मेक अ स्टूपिड ब्लंडर इन सच कैलकुलेशन। लाइक आपको लगता होगा यार ये तो हम ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हैं ताकि हम मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करें ना, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे ये वैल्यू माइक्रोमीटर में कितनी होगी। पेपर 2 में भी पूछ लेते हैं यार। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि लाइक ये इन क्लासेस में ना, लाइक जो हमारी ये जो लाइव क्लासेस होती हैं इसमें आई डोंट टीच एनीथिंग इररिलेवेंट। अगर कोई इररिलेवेंट चीज़ होती है मैं बता देता हूँ कि यार ये कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बेशक ना याद करो, वरना जो जो मैं ना बोलूँ वो कोर्स के लिए रेलिवेंट होता है, अपने जहन में रखना प्लीज। नाउ लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशंस दैट आर लिंक्ड टू मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज गिवन बिलो, द एक्चुअल साइज इज 25 माइक्रोमीटर। तो इमेजिन करो एग्जामिनर ने तुम्हें खुद जो है वो इमेज साइज दे दी है, ऐसे बताइए 25 सेंटीमीटर है नहीं, बट इमेजिन करो ये 25 सेंटीमीटर है, ये इमेज साइज हो गया, ये एक्चुअल साइज हो गया। अब आपने क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, और ये अपनी प्रैक्टिस बना लो, जब भी मैग्निफिकेशन का सवाल है ना हमेशा पहले फॉर्मूला लिखा करो। लाइक एग्जामिनर पूछे या ना पूछे आप फॉर्मूले आदत बना लें अपनी, बिकॉज ये एब्रीविएशन एक्सेप्टेबल एब्रीविएशन है। कैपिटल एम फॉर मैग्निफिकेशन, कैपिटल आई फॉर इमेज साइज एंड कैपिटल ए फॉर एक्चुअल साइज, ये एक्सेप्टेबल एब्रीविएशन है और आप ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं आराम से। सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स इमेज अपॉन द एक्चुअल साइज। अब आप वैल्यू प्लग इन करें, ठीक है ना। तो इमेज साइज जो है वो आपके पास है 25 यूनिट के साथ डालो 25 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल साइज है वो है 25 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। लाइक अब देखो ये दोनों यूनिट सेम नहीं है ना, एक सेंटीमीटर में आपके पास यूनिट है और एक माइक्रोमीटर में, तो इन दोनों को सेम करना जरूरी होता है। तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैं सेंटीमीटर्स को माइक्रोमीटर में कर लेता हूँ, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में मैं कर लेता हूँ। बट तुम इसको भी अगर इसको चाहो सेंटीमीटर में लिखना तो ये भी कर सकते हो, ताकि दोनों सेम हो जाए, तुम्हारी मर्जी है। तो आई विल कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू माइक्रोमीटर, तो इट विल बिकम 25 इंटू 10⁻⁴ माइक्रोमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर से जब माइक्रोमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ होता है, डिवाइडेड बाय 25 माइक्रोमीटर। तो मुझे पता है माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसिल कर जाएगा, 25 और 25 कैंसिल कर जाएगा, और जो मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो इंटू 10⁻⁴ होगी, जिसको मैं खोल के लिख लूँगा। लेकिन लाइक मैग्निफिकेशन नॉर्मली पावर के फॉर्म में नहीं दी जाती, दिस विल बिकम इंटू 10,000। लाइक सो दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम द मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो मेक श्योर दैट जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो अपने जहन में प्लीज़ रखो ये यूनिट्स को जो है ना वो कॉमन करना ज़रूरी होता है, इनको सेम करना ज़रूरी होता है बिफोर यू कैन कैंसिल एंड सिंप्लीफाई योर आंसर टू गिव योर वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज बिलो। अब आपको इस इमेज का एक्चुअल साइज निकालना है। इमेज साइज आपको दे दी है, मैग्निफिकेशन दे दी है, एक्चुअल साइज निकालना है। तो अगेन मैग्निफिकेशन इक्वल्स इमेज अपॉन द एक्चुअल साइज आपने लिखा। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप प्लग इन करेंगे विच इज 10,000, वो आपको एग्जामिनर दी हुई है। इमेज साइज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आप लिखें अपॉन दी एक्चुअल साइज। अब एक्चुअल साइज क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10,000, ये आपके पास एक्चुअल साइज हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.007 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एक्चुअल साइज। बट तुम देख रहे हो ये एक्चुअल साइज जो है वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, और ये छोटा वैल्यू इसलिए बिकॉज ये यूनिट तुमने बहुत बड़ा यूज किया हुआ है। तो नॉर्मली एक्चुअल साइजेस मैंने क्या कहा था किन यूनिट्स में दिए जाते हैं, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में, तो मैं इनको माइक्रोमीटर और नैनोमीटर दोनों में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो इफ आई राइट दिस वैल्यू इन माइक्रोमीटर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 7 माइक्रोमीटर, लाइक बिकॉज मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 10,000। और अगर मैं इसको लिखता हूँ नैनोमीटर में, तो ये वैल्यू बन जाएगी 7,000 नैनोमीटर। तो तुम दोनों में ये वाला आंसर तुम इन दोनों में दे सकते हो, बट जाहिर सी बात है एग्जाम में आपको इन दोनों में से किसी एक में देना होता है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट इस वैल्यू के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगा कि तुम माइक्रोमीटर यूज़ कर लो, बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। दिस बिकम्स अ सुटेबल वैल्यू अलॉन्ग विद दिस यूनिट टू कोट एज योर आंसर फॉर द एक्चुअल साइज। लाइक अब तुम मुझसे पूछो कि सर हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा माइक्रोमीटर में दें या नैनोमीटर में दें, तो भाई कुछ एग्जाम में कहीं हमेशा लिखा नहीं होता कि आप फाइनल आंसर जो है वो
क्या नाम है, माइक्रोमीटर में दें या फाइनल आंसर जो है वो नैनोमीटर में दें, ये लिखा नहीं होता एग्जाम में, ये आपको खुद जजमेंट से करना होता है। और उसका बेस्ट ये होता है कि जो भी आप एक्चुअल साइज निकालें ना सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, उसको दोनों में कन्वर्ट कर लो और फिर चेक कर लो यार कौन सी ज़्यादा देखने में ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है स्टाइल आपको, उससे आइडिया हो जाता है। यही करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है लाइक दिस वैल्यू ओवर हियर इज looks like a more suitable value in which you want to quote your answer as compared to what, as compared to this value over here, and therefore you will write your final answer in micrometers in this case, ठीक है। एक्चुअल साइज जो होते हैं वो याद रखो, लाइक ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा एक्चुअल साइज का इन वर्ड इन 7 माइक्रोमीटर, विच विल बी अ गुड यूनिट टू गिव यू आंसर। हाँ, अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे कि आप आंसर माइक्रोमीटर में दें, फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो ये देना होगा। या एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दें आंसर नैनोमीटर में दें, फिर तो आप ये लिखेंगे। दोनों सही आंसर हैं, ये भी सही आंसर है यार। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं लिखता तो एग्जामिनर आपको तीनों में मार्क दे देता है, लाइक। बट एक होता है ना, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं, यू टेंड टू गिव योर आंसर ऑफ एक्चुअल साइजेस इन दीज टू। आप हमेशा ये ट्राई करेंगे, लाइक अगर वो स्पेसिफाई कर देगा एग्जामिनर तो आप स्पेसिफिकली उसी यूनिट में देंगे, नहीं करेगा तो आप दोनों यूनिट में कन्वर्ट करके देख लेंगे कौन सा सूटेबल यूनिट आपको लग रहा है, और आप उस यूनिट में बेसिकली अपना फाइनल आंसर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज गिवन बिलो। अब ये जो आपको इमेज दी हुई है ना, इस इमेज की मैग्निफिकेशन निकालनी है आपको। एक मैं ये चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ, लाइक। और आपको एग्जामिनर ने इमेज बना के दे दी है, लाइक। तो इसका जो इमेज साइज है वो तो आप निकाल लेंगे आराम से, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और उसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, लाइक। और आपके पास आ जाएगा इमेज साइज। बट प्रॉब्लम ये होगा इस डायग्राम को देख के कि जो एक्चुअल साइज है ना वो नहीं आपको दिया हुआ एग्जामिनर ने। तो आप मैग्निफिकेशन निकाल नहीं सकते बाय लुकिंग एट दिस इमेज। ये जो है वो इसका एक्चुअल साइज नहीं है, ये तो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, उसका एक्चुअल साइज दिया हुआ है। ये जो लाइन यहाँ बनी हुई है ना आपके पास, जो साथ बनी हुई है, इस लाइन को एक नाम दिया जाता है, वी कॉल दिस लाइन एज द स्केल बार। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केल बार। व्हाट यू कॉल इट एज द स्केल बार। जब भी एग्जामिनर एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन में स्केल बार देगा ना, तो आप स्केल बार को यूज करके मैग्निफिकेशन निकालेंगे इमेज की, इमेज को नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। किस तरह यूज करेंगे स्केल बार को, बहुत सिंपल होता है। आप स्केल बार की लेंथ निकालेंगे, रूलर रखेंगे और स्केल बार की लेंथ निकालेंगे। सो यू डिटरमिन व्हाट, डिटरमिन द लेंथ ऑफ द स्केल बार, यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्केल बार। और लेट्स से वो लेंथ, लेट्स से आपने निकाली और वो 5 सेंटीमीटर आ गई। लेट्स से दैट द लेंथ ऑफ द स्केल बार दैट यू हैव कैलकुलेटेड, रूलर रखे यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किए, वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो होगा ना, ये आपका इमेज साइज बन जाएगा, ये इस लाइन का जो साइज है वो इमेज साइज बन जाएगा जो आपने रूलर से निकाला है। और जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी है ना, ये एक्चुअल साइज है इस लाइन का, इस लाइन का, इसका नहीं, इस लाइन का ये एक्चुअल साइज है। तो ये आप इमेज अपॉन एक्चुअल साइज करेंगे और पहले क्या निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। लेट्स डू दैट। अब मैं बताता हूँ हाउ इज दैट इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द image of the cell that you see as well. So magnification equals image size upon the actual size, which is 5 centimeter divided by 2.5 micrometer. Again convert them into similar units, तो ये हो जाएगा 5 into 10,000, करूँगा तो माइक्रोमीटर में आ जाएगा ना, 5 into 10,000 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, 2.5 और ये कैंसिल कर जाएंगे, तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी टाइम्स 20,000। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली ना मैग्निफिकेशन की, ये इस लाइन की मैग्निफिकेशन है। दिस लाइन हैज़ बीन मैग्निफाइड बाय 20,000 टाइम्स। बट वही सेम मैग्निफिकेशन इस सेल की भी होगी। वाई इज दैट सो? बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आप एक ही माइक्रोस्कोप में देख रहे होंगे ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आप एक ही माइक्रोस्कोप में देख रहे होंगे। तो इमेजिन करो अगर तुम एक माइक्रोस्कोप से जो है वो दो चीज़ें एक साथ देख रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ ही मैग्नीफाई होंगी ना, तो जितनी एक चीज़ मैग्नीफाई होगी उतनी दूसरी चीज़ भी मैग्नीफाई होगी, लाइक। बिकॉज आप जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो तो एक ही है ना दोनों के लिए यार, जिसके थ्रू मैग्नीफाई हो रहा है। तो जितना ये लाइन मैग्नीफाई हुआ है, यानी जितना ये स्केल बार मैग्नीफाई हुआ है, उतना ही ये इमेज भी मैग्नीफाई हुआ होगा। तो हम इस स्केल बार की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे और वही मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो इस इमेज की भी होगी। हमें क्यों ये करना पड़ा है? बिकॉज इस इमेज का हम जो इमेज साइज है वो तो निकाल सकते हैं, बट इसका एक्चुअल साइज हमारे पास नहीं है। तो वी कांट यूज दिस टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। ऐसे केसेस में हमें स्केल बार यूज करना होता है। जब मैं तुम्हारे साथ पास पेपर करूंगा ना इस टॉपिक के लिए, तो मैं नजर आएगा कुछ क्वेश्चन में जो है इस तरह स्केल बार दिया होता है और आपको स्केल बार यूज करके क्या निकालनी होती है, मैग्निफिकेशन निकालनी होती है। सो दैट्स समथिंग दैट यू प्रोबब्ली वुड हैव डन इन योर एटीपीज, बट मुझे पता नहीं है किया है या नहीं किया है। But this is like one of the variations of how you get tested on
calculations regarding magnification. ठीक है, let's try another question. Given below are the diameters of a WBC and an RBC. तुम्हारे पास WBC का diameter दिया हुआ है, RBC का दिया हुआ है. पूछ रहे हैं calculate how many times is a WBC larger than an RBC. वो बोले ये वाली वैल्यू कितनी बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो इन दोनों वैल्यूज का रेशियो निकालो, 35/7 कर लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा that the WBC is 5 times larger than the RBC. तो इसमें आंसर क्या लिखोगे तुम? Number of times a WBC is larger than an RBC is larger than an RBC. वो number of times क्या हो जाएगा? It will be 35 micrometer. 35 micrometer divided by 7 micrometer, and that value will be 5 times. And you can see that, खैर तुम्हें ये पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, वो देखने से ही तुम्हें नजर आ रहा है that 7 times 5 करोगे तो तुम्हारे पास 35 आ जाएगा ना. तो ये WBC जो है वो 5 times बड़ा है in diameter as compared to what? As compared to an RBC. One last question. Calculate how many RBCs can be arranged end to end along a 1 centimeter line given that each RBC has a diameter of 7 माइक्रोमीटर. ये क्वेश्चन आप कैसे करते हैं? ये तो मैं दी हुई है, इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर लाइन, इमेजिन करो, इतनी बड़ी नहीं होती, इमेजिन करो ये 1 सेंटीमीटर लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर को तुम पहले कन्वर्ट कर लो इनटू माइक्रोमीटर. सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट? 10,000 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा. अब बोल रहे कितने आरबीसीज आप लगा सकते हैं अलोंग दिस लाइन गिवन दैट एक आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है. इसका मतलब क्या है कि इमेजिन करो अगर मैंने एक आरबीसी यहाँ पे लगाया हुआ है, फिर दूसरा आरबीसी यहाँ पे लगाया हुआ है, फिर तीसरा आरबीसी यहाँ पे लगाया हुआ है, हर आरबीसी का जो डायमीटर है, क्या है? डायमीटर, जो कि क्या वैल्यू होती है? ये वाली वैल्यू होती है. हर आरबीसी का जो डायमीटर है ना, वो 7 माइक्रोमीटर है. इसका मतलब है एक आरबीसी जो है ना, वो इस पूरी लाइन का जो कि 10,000 माइक्रोमीटर है, वो 7 माइक्रोमीटर ऑक्यूपाई करती है ना, लाइक. तो वो पूछ रहे कितने आरबीसी इस तरह आप लाइन टू एंड इस लाइन में अरेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए तुम सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते हो कि एक आरबीसी जो है वो कितनी लेंथ ले रहा है इस लाइन की? 7 माइक्रोमीटर. तो आप फिर लिख दें एक्स आरबीसी जो है, एक्स आरबीसी जो है वो बेसिकली 10,000 माइक्रोमीटर जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, बिकॉज जो टोटल लाइन है इस लेंथ की जो टोटल इस लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 10,000 माइक्रोमीटर है ना. तो अगर एक आरबीसी उस 10,000 माइक्रोमीटर में से 7 माइक्रोमीटर ले रहा है, तो एक्स आरबीसी जो है वो टोटल 10,000 माइक्रोमीटर लेंगे. अब आप इसको कर लें जिस तरह आप प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, लाइक. सो इफ़ यू डू इट दिस वे नाउ, you will get x 7x RBCs. 7x will be equal to 10,000. 10,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाय 7, which will be equal to, एक मिनट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 10,000 डिवाइड बाय 7 is equal to 142, approximately 1429 RBCs. 1429 RBCs, and that will become your final answer. ठीक है, so we'll stop here and we'll continue from here in the